हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ क्लास 9 का सोशल साइंस बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट, राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं इस चैप्टर की थोड़ी सी समरी दे दूँ आपको। चैप्टर में हमें करना क्या है। पूरे चैप्टर के अंदर मैं आपको बहुत सारी बैटल्स जो हुई थी जब ये ब्रिटिशर इंडिया के अंदर आए थे, उन्होंने इंडिया में रूल करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें की थी उसके बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। बैटल ऑफ प्लासी हम पढ़ेंगे, बैटल ऑफ बक्सर, ऐसे बहुत सारे युद्ध हुए थे। ब्रिटिशरों को कितनी मुसीबत उठानी पड़ी थी, यानी उन्होंने क्या क्या चीज़ें हमको यहाँ पर करी थी। यहाँ पर आके इंडिया में उन्होंने सी रूट फाइंड आउट करे थे, किस तरह ट्रेड करा था इंडिया में, किस तरह से वो लोग अपने यहाँ पे रूल्स कर रहे थे, किस तरह उन्होंने रेगुलेशन बनाए थे, उसके बारे में हम इस चैप्टर को देखने वाले हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ में आपको दिया हो कि उन्होंने यहाँ पे इंडिया में आके कौन कौन से बिजनेस किए थे। तो देखो, उन्होंने स्पाइसिस, मसालों के, मुस्लिन यानी कपड़ा आता है एक प्रकार का, सिल्क क्लॉथ, इंडिगो, ये सब बहुत सारी चीज़ों के उन्होंने क्या करे थे, यहाँ पे आके बिजनेस स्टार्ट करे थे। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि जो तर्किश मुसलमान थे, तर्किश मुसलमान लोग क्या हुए थे, यानी एक प्रकार की टर्की से आई हुई प्रजाति, यानी क्लियर है, उन्होंने भी क्या करा था, इंडिया का सी रूट फाइंड आउट करने की कोशिश की थी। ओके, पर जो इंडिया का सी रूट फाइंड आउट हुआ उसका एक्चुअली जो क्रेडिट है वो कहाँ जाता है, तो हमको पैराग्राफ नंबर 2 में दिया हुआ है। With the inspiration, encouragement and economic help from the Portuguese King Prince Henry, some brave people began efforts to discover new sea route. Many great men tried to discover sea route to India, namely Bartholomew Dias, who discovered the Cape of Good Hope. With the economic assistance from the King of Spain, Christopher Columbus began his adventure of discovering a new sea route, which again came to a stop at an island presently known as a वेस्ट इंडीज। आपको मालूम होगा बार्थोलोम्यू डायस, वो सभी लोग यहाँ पर आए थे जिन्होंने कैप ऑफ गुड होप, यानी बहुत सारे लोगों ने क्या करा था, इंडिया के रूट को फाइंड आउट करने की कोशिश की थी। क्लियर है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्रिस्टोफर कोलंबस, जिन्होंने भी क्या करा था, इंडिया का सी रूट फाइंड आउट करने की कोशिश की थी, पर वो बाई चांस क्या किसी दूसरे रूट पर पहुँच गए और वहाँ पर उन्होंने कौन सा रूट फाइंड आउट कर लिया था, वेस्ट इंडीज, उसको नाम दे दिया था उन्होंने वेस्ट इंडीज। ओके, चलिए उसके अलावा कोलंबस हु हैव बिलीव्ड throughout his life that he had discovered a new sea route to India had actually discovered a new land. Since this clarification was made by Amerigo Vespucci, this new had begun to known as a America. ओके, और जबकि मैं आपको बता दूं कि भाई जो क्रिस्टोफर कोलंबस है वो जब फाइंड आउट करने आया तो उसने जब सी रूट फाइंड आउट करा तो वो अपने आप को ऐसा मान रहा था कि मैंने क्या करा है, इंडिया का सी रूट फाइंड आउट कर लिया है, पर जनरली में ऐसा हुआ ही नहीं था। उसने इंडिया का नहीं, उसने तो किसका सी रूट फाइंड आउट करा था, अमेरिका का। ओके, यहाँ पे आपको नीचे मैप भी दिया हुआ है, मैप के अंदर आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि किस तरह से सभी सी रूट अलग अलग फाइंड आउट हुए थे। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि किस तरह से इंडिया आने का रास्ता पूरा क्लियर हुआ था। ओके, चलिए, पर हमारे यहाँ पे जो क्रेडिट जाता है वो तो हमारे यहाँ पे जनरली किसको जाता है, द पोर्टुगीज सेलर वास्को द गामा डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया। यानी अब रियल अगर स्टोरी देखें तो हमारे इंडिया का जो फाइंड आउट करने वाला था वो कौन था, वास्को द गामा था। इंडिया का जो सी रूट फाइंड आउट करा था वो किसने करा था, तो वास्को द गामा ने किया था। ओके, ही वॉज वेलकम बाय द किंग जैमुरिन एंड अलाउड टू कैरी आउट अ बिजनेस देयर। उनको किंग जैमुरिन ने यहाँ पे इंडिया में वेलकम करा था और उनको बिजनेस स्टार्ट करने दिया गया था। ओके, चलिए उसी तरह से हमारे यहाँ पे इंडिया में बाद में कौन आए, इनके बाद ब्रिटिशरों के बाद कुछ यूरोपियन आए थे जिन्होंने क्या करा था, इंडिया में आके क्या करा था, अपने बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश की थी। इन्होंने इंडिया के कौन कौन से कोने में, तो हम लोग को दिया हुआ यहाँ पे दीव, दमन, गोवा, कोचीन, मालाका, यहाँ से बहुत सारी जगह पे इन्होंने आके अपने क्या करते बिजनेस स्टार्ट करे थे। ब्रिटिशर का अगर आपको मालूम तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी भी इंडिया में स्टार्ट की थी। और आई थिंक आपको आज भी मालूम हो तो हम लोग जो टैक्स पे करते हैं हमारे इंडिया में, आज भी हम लोग जो टैक्स पे कर रहे हैं उसका पूरा क्रेडिट किसको जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही जाता है। और आज भी कोलकाता के अंदर ये ब्रिटिशों द्वारा बनाई गई ईस्ट इंडिया कंपनी आज भी अपने इंडिया में कोलकाता के अंदर कंटिन्यू है। ओके, आपको मालूम ही क्वीन एलिजाबेथ के बारे में आपने सुना होगा, जो इंग्लैंड की रानी थी। क्लियर है, उनकी परमिशन से क्या हुआ था, ये सब ट्रेड वो लोग क्या करा करते थे, इंडिया में आके किया करते थे। इंडिया में बहुत सारे उन्होंने ट्रेड करे, यहाँ से जो भी पैसा आता था वो लोग अपनी कंट्री में ले जाया करते थे। हमारे यहाँ के लोग क्या करते थे, वो लोग स्लेव्स बना के रखते थे, यानी गुलाम बना के रखते थे। यानी हमारे इंडियन पीपल को क्या होना पड़ता था, उनका पूरा गुलाम बन के रहना पड़ता था। ओके, चलिए देखता हूँ फिर मैं आगे नेक्स्ट। आपको नीचे भी उसी का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि कौन कौन से दूसरे भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो उसके अलावा कि यहाँ पे देखिए तो इन्होंने कहाँ पे आके अपने बिजनेस स्टार्ट करे थे, देखो आपको दिया हुआ है मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, सेंट जॉर्ज चेन्नई, फोर्ट विलियम कोलकाता, यहाँ सब आके इन्होंने अपने बिजनेस स्टार्ट कर लिए थे। उसके अलावा भी बहुत सारे प्लेस हैं, माहे, कराईकल, पौंडीचेरी, चंद्रनगर, मछलीपट्टनम। इन द 18th century the English and the French were constantly busy establishing their rule in the entire world and conquering more territories.
Between 1746 and 1763 there were 3 मैसूर वॉर्स बिटवीन द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी उन्होंने बहुत सारी वॉर भी की थी। और ये लोग ये वॉर क्यों करते थे? क्योंकि ये लोग क्या करना चाहते थे, जो भी चीज़ें होती थी वो क्या करना चाहते थे, हड़पना चाहते थे। यानी दूसरे जो राजाओं के पास जो चीज़ें होती थी उनको क्या करते थे ये लोग, हड़प कर अपने वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन स्टार्ट कर दिया करते थे। ऐसी बहुत सारी वॉर्स हैं और ऐसी बहुत सारी वॉर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे 1 by 1 थोड़ा सा भी आगे पढ़ेंगे। उसके अंदर हमको पहली वॉर दी हुई है बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछा भी जा सकता है। बता देता हूँ मैं आपको उसका ओवरव्यू क्या है। सिराजुद्दौला वॉज रूलिंग ओवर बंगाल। सिराजुद्दौला क्या थे, जो बंगाल में राज्य कर रहे थे। वहाँ पे क्या हुआ, कुछ ओपोनेंट्स आए हैं, उनके राज्य में कुछ ओपोनेंट्स आए जिन्होंने उनको क्या करा, बहिष्कार करा, यानी उनके साथ खड़े हो गए वो लोग। उनको क्या करने लगे, उन्होंने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे उनको क्या करने लगे, गलत साबित करने लगे। ओके, बट नवाब सिराजुद्दौला डिस्ट्रॉय द फोर्ट्रेस व्हेन द न्यूज़ रीच्ड मद्रास। अ स्मॉल आर्मी ऑफ द कंपनी लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव रीच बंगाल इन ऑर्डर टू हेल्प द कोलकाता ट्रेड सेंटर। इन स्पाइट ऑफ द आर्मी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी बीइंग स्ट्रॉन्ग, दे रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ओनली easy to defeat the Nawab's army. So Robert Clive resorted to treachery. A conspiracy was planned in order to defeat the Nawab, in which the Nawab's commander-in-chief Mir Jafar and Seth Amichand were colleagues to join. On the protest, the Nawab is unnecessarily harassing the people. A war was declared aground near a village, Plassey. यानी एक्चुअली इस युद्ध को नाम प्लासी दिया गया था, उसका एक रीज़न भी आपको मैं बता दूँ। सिराजुद्दौला जो नवाब थे उनके ऊपर अटैक करवाया गया, किसके द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव। ओके, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या करा, वहाँ पे अटैक करा उनके ऊपर, और वहाँ पर उन्होंने अटैक करके उनका जो पूरा राज्य था वो क्या कर लिया था, अपने नाम पर कर लिया था। और उनके कमांडर, नवाब के जो कमांडर थे, यानी नवाब के ही कंपनी, उनके साथ ही काम करने वाले मीर जाफर और सेठ अमीचंद, वो भी उनके साथ जुड़ गए थे और उन्होंने क्या करा था, उनको हराने के लिए ये सब चीज़ें करी थी। और इसको नाम दिया गया बैटल ऑफ प्लासी, किसके कारण, क्योंकि ये कहाँ पर हुआ था, एक गांव आया हुआ है विलेज प्लासी करके, वहाँ पे हुआ था, इसीलिए इसको नाम दिया गया था। और ये जो हुआ था कब था, 23 जून 1757 को ये हुआ था। ओके, अकॉर्डिंग टू द प्लान मीर जाफर लॉस द बैटल। मीर जाफर इस युद्ध को हार गए, सिराजुद्दौला भी हार गए। सो इसी के कारण क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या करा, द बैटल ऑफ प्लासी एंडेड इन जस्ट अ हाफ डे। आधे दिन के अंदर ही पूरा युद्ध खत्म हो गया था। 24 प्रगनास मीर जाफर वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल। ओके, और मीर जाफर को क्या कर दिया गया, बंगाल का नवाब बना दिया गया। और इस तरह 1757 के अंदर क्या होता है, बैटल ऑफ प्लासी कंप्लीट हो चुका था। ओके, चलिए इसी तरह का जो मेरा दूसरा टॉपिक है वो आता है बैटल ऑफ बक्सर। ये भी आपको मैं बता दूं बैटल ऑफ बक्सर क्या था। बैटल ऑफ बक्सर के अंदर भी यही था, द ब्रिटिशर मेड मीर जाफर द नवाब ऑफ बंगाल। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। अब ये जो मीर जाफर था ना, उसने क्या करा, ड्यू टू देयर ग्रेट टू गेन मोर पावर, उसने क्या सोचा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लूँ, ये सब कर लूँ। मीर जाफर एंड मेड मीर कासिम द नवाब ऑफ बंगाल। मीर कासिम प्रूव टू मोर एम्बिशियस देन मीर जाफर एंड दस बिकम अ थ्रेट फॉर द कंपनी। अब मीर कासिम ने क्या करा, उसने ये सोचा कि मीर जाफर से मैं ज़्यादा पैसा कमाऊँ, तो उसने क्या करा, कंपनी के अंदर ही अंदर क्या करे, ख़राब काम उसने चालू कर दिए। मीर कासिम टूक रिफ्यूज टू द नवाब ऑफ अवध। ड्यूरिंग दिस टाइम द मुगल एम्पायर शाह आलम हैड कम टू अवध। All three of them decided to join hand and fight the company untidily and thus declare a war. At Buxar, the East India Company fought against the United Army, in which the United Army lost. Thus, the company got the Diwani rights to Bengal, Bihar and Odisha. अब ये तीनों ने क्या करा था, युद्ध कर दिया था, किसके साथ, यूनाइटेड स्टेट के साथ। यूनाइटेड स्टेट के साथ इन्होंने युद्ध करा था कब, 22 अक्टूबर 1764 को, जिसके अंदर यूनाइटेड आर्मी को क्या हुआ, हार माननी पड़ी, यानी यूनाइटेड आर्मी हार गई और इनको क्या मिल गया, दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स यानी क्या होता है कि एक प्रकार का टैक्स वसूल करने का, यानी जितना मन में आए ऐसा ये लोग टैक्स क्या करेंगे, वसूल करेंगे। तो ये तीनों ने इकट्ठे होकर क्या करा था, वॉर डिक्लेयर कर दिया था और ये वॉर हुआ था बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जाना गया। और इन्होंने क्या करा था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर क्या करा था, अपना पूरा राज्य जमा लिया था। ओके, चलिए इसी तरह का आता है नेक्स्ट मेरा एक्सपांसन ऑफ द कंपनी रूल। इन्होंने अपने कंपनी के रूल को कैसे कैसे आगे बढ़ाए, कैसे कैसे रूल इन्होंने जनरेट करे। तो देखिए यहाँ पे हमको इसके अंदर ये दिया हुआ पैराग्राफ के अंदर कि इन्होंने क्या क्या रूल बनाए थे। तो इसके अंदर एक पर्सन का हमको नाम जनरली आएगा, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो हमारे इंडिया के पहले जनरल गवर्नर माने जाते हैं। ओके, ड्यूरिंग हिज टेन्योर द फर्स्ट मराठा वॉर एंड द सेकंड मैसूर वॉर विद हैदर अली ऑफ मैसूर वॉज वेज। जिनके समय में क्या हुआ था, मराठा वॉर और सेकंड मैसूर वॉर, ये दोनों हुआ था। हैदर अली नाम एक बंदे का जिन्होंने ये पूरा वॉर करवाया था। ओके, द प्रॉब्लम फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी इंक्रीज बिकॉज इट हैड टू फेस बोथ द पावर साइमल्टेनियसली। इसके कारण क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारा नुकसान हुआ था क्योंकि ये युद्ध बहुत ही कम समय के अंदर 2 बार युद्ध हो चुके थे। ओके, कॉर्नवालिस टूक ओवर एज अ गवर्नर जनरल आफ्टर वॉरेन हेस्टिंग ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ कॉर्नवालिस द थर्ड मैसूर।
अब वॉरेन हेस्टी को हटा दिया गया। जैसे ये युद्ध हुए तो उनको हटा दिया गया, उनको बोला गया कि भाई आपके समय तो बहुत युद्ध हो रहे हैं। उनके जगह किसको ला के रख दिया गया, कॉर्नवालिस को सत्ता पे बिठा दिया गया, यानी उनको पावर दे दिया गया। थर्ड पर जैसे उनको पावर दिया क्या हो गया, वापस थर्ड वॉर हो गया। ओके, टू प्लेस विद टीपू सुल्तान, जिसके अंदर टीपू सुल्तान के साथ युद्ध हुआ और इसको टाइगर ऑफ, आपको मालूम ही होगा टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता था। Company had to join hand with the Marathas and the Nizam to defeat the Tipu Sultan. Tipu could not win against the combined force and had to accept the treaty. पर ये क्या हुआ था इसके अंदर, टीपू सुल्तान युद्ध में वो नहीं कर पाए थे, यानी उन्होंने लास्ट में हार तो मान ली, वो बोले मेरे से भी ये काम हो पाएगा नहीं, यानी मैं ऐसा इतने लायक नहीं हूँ कि मैं ये युद्ध कर पाऊँ, इसलिए लास्ट में उन्होंने क्या करी थी, हार मान ली थी। और उन्होंने क्या करा था, उनके साथ हाथ भी हैंड शेक कर लिए थे, यानी बोला जाने दो, हटाओ ये सब युद्ध, इसमें हमारा ही नुकसान है, हम इसको जाने देंगे। आफ्टर कॉर्नवालिस सर जॉन सैर बिकम द गवर्नर, और कॉर्नवालिस को भी निकाल करके इसको सर जॉन सॉर को क्या कर दिया गया, वहाँ का गवर्नर बना दिया गया, इंडिया का थर्ड गवर्नर। ओके, पॉलिसीज एडोप्टेड बाय हिम, द ईस्ट इंडिया कंपनी फेम डिक्लाइन, द मराठास बिकम स्ट्रॉन्गर, सो गवर्नर जनरल वेलेस्ली हु केम आफ्टर जॉन सॉर गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग द कंपनी सुप्रीम इन इंडिया। और सर जॉन सॉर ने क्या करा, अब इंडिया के अंदर जितने भी रूल्स बने सब उन्होंने हम यहाँ पर आके बनाने स्टार्ट कर दिए। ओके, अब देखिए आपको कौन कौन से उन्होंने रूल दिए थे, वो रूल हमको यहाँ पे दिए गए हैं। पहला रूल दिया गया है, ओके, द आर्मी ट्रेन बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टेट दैट एक्सेप्ट द सिस्टम, यानी जितने राज्य ये सिस्टम को एक्सेप्ट करेंगे ना, उन्हीं को हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर वे में रखेंगे, अदरवाइज नहीं, यानी सभी को हमारे रूल्स मानने पड़ेंगे। उसने ऐसा डिक्लेयर कर दिया था कि जो रूल मैंने बनाए वो सभी को क्या करने पड़ेंगे, मानने पड़ेंगे। सेकेंड वन, द स्टेट एक्सेप्टिंग द सिस्टम विल प्रोवाइड फॉर द आर्मी और गिव अवे प्रोविजंस विद इक्विवेलेंट इनकम टू द ब्रिटिश। ओके, यानी जो भी इनकम होगी उस इनकम में से आपको क्या करना होगा, कुछ हिस्सा किसको देना होगा, ब्रिटिशरों को देना होगा। ओके, विदाउट द परमिशन ऑफ द कंपनी द स्टेट विल नॉट वेज वॉर और साइन ट्रीटी विद अदर स्टेट, यानी कभी भी किसी की कोई भी राज्य दूसरे राज्य से युद्ध कर पाएगा नहीं। अगर आपको युद्ध करना है तो पहले आपको इंडिकेट करना पड़ेगा, विदाउट परमिशन यू आर नॉट एलिजिबल टू फाइट विद अदर स्टेट्स। इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें बनाए गए थे। फोर्थ वन तो बहुत ही ज़बरदस्त था, इन्होंने क्या बोला था, इंग्लिश लैंग्वेज आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, यानी नो हिंदी, नो गुजराती, नथिंग, यू हैव टू जस्ट ओनली स्पीक ऑल द वर्ड्स, ऑल द वर्क यू हैव टू डन इन इंग्लिश। ओके, खाली इंग्लिश का ही बोलबाला रहेगा। एंड लास्ट वन, अदर फॉरेनर नॉट टू बी एम्प्लॉयड इन द स्टेट, और हमारे राज्य के अंदर कोई भी बाहर का व्यक्ति आके काम कर सकता नहीं है, ओनली फॉर ब्रिटिशर लोग ही इंडिया यहाँ पे काम करेंगे, यानी राज्य हमारा था, देश हमारा था, पर काम कौन कर रहे थे, ब्रिटिशर, क्योंकि उन लोगों के उस टाइम पे क्या थी, पावर थी, सत्ता थी उन लोगों के पास, इसीलिए। ओके, चलिए, और इसी तरह से लास्ट में देखिए अपने को यहाँ पे एक और पिक्चर दिया हुआ है कि दिया हुआ है इसके अंदर अपने को कि वेल्सली ने किस तरह की सब्सिडरी अलायंस सिस्टम बनाई थी। वेल्सली ने यानी सभी को क्या करा था, राजा वाजा को क्या करा था, उन्होंने एक चीज़ के अंदर बंद रखा हुआ है, यानी किस तरह से अपने देश में आके इन्होंने राज्य करा हुआ था। ओके, तो इस तरह का पूरा अपने को यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इनका दिया हुआ है। ओके, चलिए, अब डलहौजी ने जो सिस्टम बनाई थी उस सिस्टम का अपने को डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। डलहौजी की सिस्टम है, उसने क्या करा था, एनेक्सेशन बाय वॉर, यानी झगड़े में यानी युद्ध से कौन कौन सी चीज़ें जीती थी। एनेक्सेशन ड्यू टू अ किंग डाइंग विदाउट हेयर, यानी राजा के मरने के बाद कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से राज्य उसने अपने अंडर में ले लिए थे। एनेक्सेशन ऑन प्रिटिक्स ऑफ मिसमैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट कहाँ का था उसके उसमें समय में। एनेक्सेशन ऑन अ प्रिटिक्स ऑफ अ डेप्ट कलेक्शन, यानी डेप्ट यानी क्या, कितना कर्जा लेके बैठा था, कहाँ से। और एमिशन टू एंड अ नेम शेक रूल, और किस राज्य में जाके उसने हाथ, यानी बोलते हैं ना हाथ मिला के, हैंड शेक करके उस राज्य को क्या करा था, अपने साथ टाई अप करवा लिया था। ओके, चलिए, इस तरह का आपको ये चीज़ यहाँ पर दी हुई है, वो एक बार आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। और उसके बाद का हमारा टॉपिक आता है कि इससे कौन कौन सी इकोनॉमिक इफेक्ट हुई थी। एक इकोनॉमिक इफेक्ट हुई थी और दूसरी थी यहाँ पे सोशल इम्पैक्ट दी हुई है। मैं आपको दोनों ही बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। इकोनॉमिक इम्पैक्ट में तो हम बोल सकते हैं कि हमारा पूरा देश क्या हो चुका था, कंगाल हो चुका था। देश कंगाल होना इन द सेंस लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं था, लोगों के पास क्या था, कोई काम नहीं था, किसी प्रकार कोई काम नहीं कर सकते थे, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूलें नहीं थी। क्लियर है, अगर वो लोग जाते भी सही तो वहाँ पे क्या था, उनको खाली इंग्लिश से एजुकेशन देना था। फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी थी बहुत सारी, क्योंकि युद्ध में इतने सारे पैसों का नुकसान हुआ था, यानी टोटल तरीके से लोग क्या हो चुके थे, एकदम कंगाल हो चुके थे। क्लियर है, इसी तरह की सोशल इम्पैक्ट, तो सोशल इम्पैक्ट के अंदर अगर आपको मैं बताऊँ तो अपने यहाँ पर जो बोलते हैं ना कि बाल विवाह और ये सब चीज़ें यहाँ पे इस समय पे चालू हुई थी। ओके, पर ये सब चीज़ों को क्या करा गया था, राजा राम मोहन राय ने क्या कराया था, स्टॉप कराया था। आपको मालूम ही होगा भाई हमारे यहाँ पे चाइल्ड मैरिज, सती सिस्टम, ये सब हमारे यहाँ पे करा जाता था। फीमेल इन्फेक्टिसाइड, ओके, यानी लड़कियों को वो करना, बोलते हैं ना हम लोग बहुत
नीचा दिखाना, ये सब जो चीज़ें यहाँ पे इस समय में हुई थी, पर राजा राम मोहन राय ने क्या करा था, वो सभी चीज़ों को यहाँ पर इंडिया के अंदर बंद कराया था। यानी ये युद्ध के होने से हमारे यहाँ पे इसकी बहुत ही ख़राब इफेक्ट रही थी, पर एट द एंड ये सभी युद्ध का जो एंड हुआ था वो क्या था, प्रॉपर वे में हुआ था। और आज इंडिया के अंदर वो सभी प्रॉब्लम हमको दिखाई देती नहीं है। क्लियर है? तो पूरे चैप्टर के अंदर का जो पूरा एक्सप्लेनेशन था पूरा चैप्टर का आपको मैंने यहाँ पर दे दिया हुआ है। अगर आपको इसके अलावा भी अभी भी कोई इसके अंदर डाउट्स हो तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।